चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखते हैं। जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में सवाल दिए गए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई। इसका आंसर आप बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में नीले रंग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका जो नाम है ये क्या रखा गया है, तो पैरापेरा ट्रीचना। पैरापेरा ट्रीचना जो है इसका नाम रखा गया है। और लंबाई इसकी जो है वो 2 mm से भी कम है। लंबाई इसकी 2 mm से भी कम है। नेक्स्ट है कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, दिनेश कार्तिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दिनेश कार्तिक। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर हो जाएगा कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है ये 16 महाजनपदों में विभाजित था और अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद क्षेत्र से है, तो ए आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया था और सिक्के से संबंधित प्रयोग के कारण जो एडवर्ड टॉमस हैं उन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इन्हें धनवानों का राजकुमार भी कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नामक से सिक्के का प्रचलन करवाया था। किस नाम से? दोकानी नाम से। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि किस नाम से, तो दोकानी नाम से इन्होंने सिक्के का प्रचलन करवाया था। लेकिन ये जो प्रयोग है इनका ये असफल हो गया था, यानी जो पहली बार इन्होंने दोकानी के नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया था ये असफल हो गया था। लेकिन जब 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्रा चलवाई और उसे चाऊ नाम रखा। उसे क्या नाम रखा? चाऊ नाम रखा, और वो जो इनका सफल हो गया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से ही शुरू हुआ था। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस राज्य में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयत बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता था। इसका आंसर आप बताएंगे। 65 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे डेक्कन। देखिए बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई, यहाँ पे की के बाद गई होना चाहिए था, वही मैं कह रहा हूँ, सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। की गई नई राजस्व प्रणाली की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली के तहत भूमि का जो राजस्व है ये वार्षिक आधार पर तय किया जाता था। व्यवस्था जो है इसकी ये 1792 यानी वर्ष 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सबसे पहले जो कर्नल रीड हैं इनके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बॉम्बे डेक्कन। निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 66 नंबर सवाल है। इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? वर्ष 1928 में। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका बी। तो जो साइमन कमीशन है ये कब आया था? ये वर्ष 1928 में आया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन का भारत आना कब हुआ? वर्ष 1942 में। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? वर्ष 1919 में। चौरी चौरा घटना वर्ष 1922 में। तो फर्स्ट का बी और सेकंड का सी। फर्स्ट का वी और सेकंड का सी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? देखिए वर्तमान समय में कहा जाए तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्र की सूचियां शामिल हैं, तो ये पहली अनुसूची में है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हो जाएगा आपका पहली। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 12वीं अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें जो मतलब स्थानीय शासन है उनसे संबंधित 18 विषयों के बारे में बताया गया है। और पहली में तो राज्य के बारे में बताया गया है। और 5वीं अनुसूची जो है ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाग 2। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के अधिकार से ही संबंधित है। और इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे संविधान के कुछ प्रमुख भाग के बारे में आपको बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे संविधान का भाग 1, जो संविधान का भाग 1 है इसमें संघ व उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित बात बताई गई है। जो संविधान का भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जो संविधान का भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। एक पॉइंट आप और नोट कीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 4 का ए, भारतीय संविधान के भाग 4 का ए जो है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसमें पंचायत, और भाग 9 के ए में नगर पालिका, और भाग 9 के बी में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है। और संविधान का भाग 20वां जो है इसमें संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, इसको आप नोट रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पेट्रोलॉजी ये शैवालों की उत्पत्ति, संरचना और उनके संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो ये बिल्कुल सही है, ए आंसर ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंपास, स्टेपीच, समाना और प्रेरीच सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। तो पंपास, स्टेपीच, समाना, प्रेरीच ये सब किसके नाम हैं। अब देखिए इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा घास के मैदानों के नाम हैं। जैसे समाना की बात की जाए मेरे भाई, तो समाना जो है ये पूर्वी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। और जो कंपोज है ये क्या है, ये कंपोज जो है आपका ये ब्राज़ील का है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, कि घास के मैदानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगर मैं पंपास की बात करूँ तो ये अर्जेंटीना का है। और इसके अलावा गाइस जो प्रेरीज दिया गया है ये उत्तरी अमेरिका का है। और जो इसके पीछे मध्य एशिया का है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंटबरी है ये न्यूजीलैंड का है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। लौह अयस्क की खान, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी ये सब जो हैं ये उड़ीसा की हैं। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। देखिए नरसिम्हन समिति पहली बार जो है ये वर्ष 1991 में बनी थी। यानी पहली बार नरसिम्हन समिति जो है वर्ष 1991 में बनी। और जो दूसरी है नरसिम्हन समिति ये वर्ष 1998 में बनी थी। तो पहली बार ये कब बनी थी, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ये बनी थी वर्ष 1991 में। सेकंड टाइम कब बनी, तो वर्ष 1998 में। ये बैंकिंग के सुधार या फिर कहा जाए वित्तीय सुधार से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण समितियां जैसे याद रखिएगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो वो जनसंख्या की नीति से संबंधित है। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो ये कर के सुधार से है। और जो मल्होत्रा समिति है ये किससे है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार से है। तेंदुलकर समिति किससे है, तो गरीबी क्षेत्र या फिर गरीबी रेखा के स्तर के आकलन के लिए है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी। नमामि गंगे परियोजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2014 में शुरू की गई। कब, जुलाई 2014 में। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? राइट उत्तर हो जाएगा भील। देखिए, भगोरिया उत्सव जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इसके अलावा कहा जाए तो एमपी की कुछ अन्य जनजातियां जैसे गोंड, अगारिया, बैगा, ये सब जो हैं, भगोरिया, भील, ये सब जो है आपका ये हो जाएगा एमपी की जनजातियां। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी में। राजा रवि वर्मा का संबंध जो है चित्रकारी से था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके सामने कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री ये पुस्तक जो है ये अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखी गई है, तो यहाँ पे डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किताब जो है ये 26 कविताओं की एक दुर्जेय व्याख्या है, जो एक समय में निजी और सार्वजनिक रहा है, और 2005 में इसका जो विमोचन किया गया था। तो द लाइफ ट्री जो पुस्तक है ये अब्दुल कलाम के द्वारा ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कहा जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो देख लीजिए। जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो है, और इसके अलावा फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक ये जो है किसकी है? तो ये युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे तो ये किसकी है? ये सचिन तेंदुलकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा प्लेइंग टू विन और मेरा रैकेट मेरी दुनिया ये सब पुस्तक जो हैं ये साइना नेहवाल की है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह, इसीलिए मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया था। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन में जो 15 जनवरी है ये सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 15 जनवरी है ये सेना दिवस, जो 16 दिसंबर है ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और जो 25 अप्रैल है इसे विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। देखिए, वर्ष 1990 यानी कि वर्ष 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से नवाजे गए मोरारजी देसाई। और वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजे गए मोरारजी देसाई। तो वर्ष 1990-91 इन दोनों दशक में पाकिस्तान और भारत दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए? मोरारजी देसाई। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली जो पहली भारतीय महिला थी उनका नाम क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर, विजय लक्ष्मी पंडित करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। और ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि ISS किसका संक्षिप्त रूप है? ISS किसका संक्षिप्त रूप है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ए आंसर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी अंतरिक्ष में रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। इसमें रहने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको अधिक समय तक अंतरिक्ष में रह करके काम करने का मौका मिलता है। तो इसकी जो स्थापना है या फिर एक कार्य जो है इसका ये कब से शुरू हुआ, तो सन 2000 से कार्यरत है। अगला आपके सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो मूल नाम है ये पूसा संस्थान है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि पूसा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो पूसा संस्थान कहा जाए या फिर कहा जाए ICAR या फिर कहा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बात एक ही है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। स्थापना जो इसकी बिहार में वर्ष 1905 में की गई थी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और वर्ष 1905 में की गई थी, लेकिन ये बिहार में की गई थी, जो आगे चल करके वर्ष 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो इसका हेड क्वार्टर अब कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका 83 का बी उत्तर आपका हो जाएगा जुंको तैबेई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि शक संवत कैलेंडर का जो पहला महीना है ये कौन सा है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चैत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हिंदू कैलेंडर है इसमें 12 महीने के नाम जो हैं किस क्रम में हैं, तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। इनके क्रम को ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, या फिर कहा जाए दाब का एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर कहा जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को PA से भी डिनोट किया जाता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको पास्कल भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि एक 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। पहले इसको आप खुद से हल कीजिए। एक 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, वो कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। मेरे भाई इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये क्या लगेगा, स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगेगा। शक्ति बराबर जो स्थितिज ऊर्जा होती है और जो समय है उसके अनुपातिक वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे गाइस हमें क्या क्या दिया गया है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात तो मुझे भार दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भार जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 न्यूटन। ठीक है। जो मुझे शक्ति दी गई है वो कितनी दी गई है, पावर जो है वो कितना दिया गया है, पावर जो दिया गया है वो दिया गया है 160 वॉट। ठीक है। और जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है मुझे 20 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला क्या क्या, भार, पावर और टाइम, ये तीन चीज़ें मिली हैं। और जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है शक्ति यानी P बराबर स्थितिज ऊर्जा यानी mgh अपॉन टाइम यानी कि T, ये फार्मूला होता है। अब इसको आप हल कीजिए। जो शक्ति दी गई है वो दिया गया है मुझे 160 इजकल टू m, यानी कि m मुझे जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 न्यूटन। तो 40 गुणे g का मान होता है 10, ये आप जानते ही हैं। तो इसका हो जाएगा 10, और h मुझे ज्ञात करना है, ऊंचाई मुझे ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ऊंचाई, और नीचे जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 20। अब इसको आप भाग दीजिए, 20 से आप काट करेंगे, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 बार जाएगा, यानी 8 मीटर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ा सा ये समझाने में यहाँ पे ये ब्रश की थोड़ी सी मतलब कहा जाए तो क्वालिटी सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पा रहा हूँ। फॉर्मूला एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसी को आप
आप नोट करके इसको हल कीजिएगा। P = mgh/t, ये फॉर्मूला लगेगा। P मुझे दिया गया है 160 वाट, M मुझे दिया गया है 40 न्यूटन, G का मान 10 होता है, H मुझे ज्ञात करना है, T मुझे 20 दिया गया है। हल करेंगे आपका 8 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। 87 नंबर सवाल बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिशा। अगला है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से तो बॉयलर भट्टियों में होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉयलर भट्टियों में। देखिए, चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा का अंतरण जो है ये किसी भी माध्यम में इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। तो विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जो सूर्य से जो प्रकाश है पृथ्वी तक जो पहुँचता है वो विकिरण के माध्यम से ही पहुँचता है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है किसके अनुरूप होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत। नेक्स्ट है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, कोलाइडी बेलनाओं के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में यानी कि टेढ़े मेढ़े या फिर कहा जाए जिगजैग की तरह गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। तो जिगजैग गति यानी कि जो कण है वो जिगजैग गति करें उसे ही ब्राउनियन गति कहा जाता है। और इस गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सो इसीलिए इस गति को ब्राउनियन गति कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। इसका उत्तर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड ये तीनों जो है स्थानांतरित होते हैं या फिर कहा जाए स्रावित होते हैं। लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर गाइस कहा जाए कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये इसमें स्रावित नहीं होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2SO4 होता है, ध्यान रखिएगा। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के जो मतलब चरण का नाम बताना है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मेटाफेज। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मेटाफेज। नेक्स्ट है आपके सामने कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से वो किस जीव की बात कर रहा है। 93 नंबर सवाल, आप इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। मेरे भाई, जो नील हरित शैवाल है या फिर कहा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, या बीजीए भी नहीं कहते हैं, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक पुरातन जीवाणु है जो पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की जो प्रक्रिया है इसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीमोडायलिसिस। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा मर्सीलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मर्सीलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्सीलिया पौधे में। अगला सवाल है कि हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। 96 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखो, समझने की कोशिश करो। हवा के परागकण, पुष्प में वायु द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहा जाता है, तो उन्हें वायु परागकण कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, वायु परागकण जो है इसे एनिमोफिलिया कहते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा एनिमोफिली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक और सिंपल कंप्यूटर का जनक, कहने का मतलब ये है केवल और केवल अगर ये कहा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो आप चार्ल्स बेबेज कहेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग जो है इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था जो एल्गोरिज्म और संगणना की अवधारणा के लिए जानी जाती है। तो एलन ट्यूरिंग आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करता है। इन निर्देशों को सामान्यतया क्या कहा जाता है। तो इन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन जो है 1956 यानी वर्ष 1956 में किया गया था। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था। कीटनाशक DDT का आविष्कार जो है ये किसने किया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा पाल हरमन मूलर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, पाल हरमन मूलर ने। सो गाइज यहाँ पे जो कंप्लीट किया है मैंने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अब इसके बाद जो कंप्लीट करूँगा वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो गाइज अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की अपडेट आपको समय से मिला करे। PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का है। सवाल क्या कह रहा है कि 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साझा योग प्रोटोकॉल का सत्र आयोजन किया गया, और इसका जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, श्रीनगर। नेक्स्ट है कि 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP नियुक्त किया गया। पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP जो है किसे नियुक्त किया गया। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा खासी समुदाय से संबंधित ईदा सीसा नोगरांग। ईदा सीसा नोगरांग जो है इन्हें नियुक्त किया गया। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। देखिए दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ने के कारण धर्म जो है 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। यानी जो जैन धर्म है ये 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, एक जैन धर्म और एक श्वेतांबर। जैन धर्म के अंतर्गत एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर जो होते थे ये वह होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। वो मानते थे कि दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दिगंबर का मतलब ही होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र, उन्हें दिगंबर कहते हैं। और श्वेतांबर वह होते थे जो केवल और केवल सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर, जैन धर्म। अगला है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, दिल्ली सल्तनत। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। देखिए समझिएगा, दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर के 1526 ईसा पूर्व के बीच भारत में रहा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इमारत और उनके शासक और स्थान दिए गए, इनको नोट कीजिएगा। जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये इमारत जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया था, इसको नोट कीजिएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। जो कुतुब मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा जो है इसकी जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, और यह है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में है। ठीक है। और जो सीरी का किला है और 1000 स्तंभों वाला महल है, ये किसने बनवाया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, और ये भी दिल्ली में है।
शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में है और इसको निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये भी दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये इब्राहिम लोदी ने करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पॉइंट का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1882 में। देखिए वर्ष 1880 से लेकर के 1884 तक जो ब्रिटिश शासनकाल था उसमें रिपन का शासनकाल था, यानी कि उस समय जो मतलब शासन चलता था वो रिपन का चलता था। और जो हंटर शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना 1882 में की गई थी, तो ये रिपन के समय में ही की गई थी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसको आप ध्यान दीजिए, इसमें गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो केसर ए हिंद के नाम से जो उपाधि दी गई थी गांधी जी को दी गई थी, लेकिन गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसे लौटा दिया था। और रवीन्द्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और इन्होंने भी ये लौटा दिया था। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त हो चुके हैं बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है निजता का अधिकार? राइट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 21। देखिए अनुच्छेद नंबर 21 जो है निजता के अधिकार से ही संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वर्ष अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तो ये 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि जो अनुच्छेद 14 से 18 है किससे संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो है आपका ये समानता का अधिकार या फिर कहा जाए समता के अधिकार से है। तो 14 से 18 के बीच ही आ जाता है आपका अनुच्छेद 15। अब 14 से लेकर के 18 तक किसमें किसका उल्लेख है वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 जो है इसमें धर्म, मूल वंश, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है इसमें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी रोजगार का यानी कि कोई भी काम करेगा तो उसको सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर यानी कि उन्हें जो अवसर है ये समान अवसर दिया जाएगा। और जो अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता की समाप्ति या फिर कहा जाए अस्पृश्यता का उन्मूलन है। जो आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 15 भी शामिल है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर। नेक्स्ट है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा बृहत ज्वार भाटा। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा बृहत ज्वार भाटा। नेक्स्ट है कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? देखिए डूरंड रेखा जो है किन दो देशों को विभाजित करती है ये आपको बताना है। इसका राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का ये हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाए तो अफगानिस्तान और भारत को भी डूरंड रेखा ही विभाजित करती है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी डूरंड रेखा ही विभाजित करती है। पाकिस्तान और चीन के बीच
भारत और बांग्लादेश, भारत नेपाल, इसके अलावा और भी कुछ अन्य हैं, उसको आप नोट कीजिए। जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान तो डूरन रेखा, चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेडक्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान की कच्छ क्षेत्र के बीच तो 24वीं समानांतर रेखा है। अगर भारत और पाकिस्तान ये दिया जाए, लेकिन अगर ब्रैकेट में कच्छ क्षेत्र लिख दिया जाए, तब आप क्या रेखा बताएंगे? तो आप कहेंगे 24वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच तो हिंडनबर्ग रेखा है, और जो जर्मनी और फ्रांस है, इन दोनों के बीच तो मैग्नेट रेखा है। और जो 38वीं समानांतर रेखा है, ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है, और जो अमेरिका और कनाडा को अलग करता है वो है 49वीं समानांतर रेखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, नोट रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशनल, ये जो स्थापना है ये वर्ष 1959 में की गई। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, वर्ष 1959 में। तो ये महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये किसे प्राप्त है? तो ये IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1964 में। जो IDBI है या फिर कहा जाए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वर्ष 1964 में। नेक्स्ट है आपके सामने कि मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय इकाई यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल यानी SATH यानी कि 7 कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? राइट उत्तर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शुरुआत जो है इसकी ये 10 जून 2017 से की गई। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला है आपके सामने कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथक। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहा जाए तो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं ना, ये सारे के सारे कथक से ही संबंधित हैं, जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भरतनाट्यम जो दिया गया है इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। भरतनाट्यम के कुछ संबंधित कलाकार जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो हैं भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। कथकली का जैसे कृष्णा नायर, मृणालिनी साराभाई, शांता राव, ये कथकली से भी संबंधित हैं, इसको भी आप नोट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव ये किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, चोल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका चोल राजवंश। तो ऑप्शन बी परफेक्ट उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, झुम्पा लाहिड़ी नाम क्या है इनका? झुम्पा लाहिड़ी। ये भारत और अमेरिका दोनों से संबंधित हैं। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि ये भारतीय मूल की अमेरिका लेखिका है। नाम है इनका झुम्पा लाहिड़ी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक जो है एक लघु कहानियों का संग्रह है। 1999 यानी वर्ष 1999 में ये जो है प्रकाशित हुई थी, और सन 2000 में इन्हें इस पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जैसे द नेमसेक, द लोलैंड। ये पुस्तकें जो हैं ये झुम्पा लाहिड़ी की हैं, जिसमें द नेमसेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस ये किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? राइट उत्तर हो जाएगा आर्थर एस की। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, आर्थर एस की। ये अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी हैं। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे।
देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है ये 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। और ये भारतीय टीम के महान खिलाड़ी हैं और ये हॉकी से संबंधित हैं। तो इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो 29 अगस्त राइट उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना शुरू किया? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि भारत रत्न और पद्म विभूषण दोनों टिप्स आपको दे दी गई है। तो आप जानते ही हैं कि वर्ष 1954 से शुरुआत हुई। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, वर्ष 1954 से। देखिए पद्म विभूषण जो है ये सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 1 पे है आपका भारत रत्न है और दूसरे पर पद्म विभूषण है। तो जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण है ये दोनों शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1954 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था, जो उस समय राष्ट्रपति थे। वर्ष 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट का पूरा नाम क्या है? देखिए 12 दिसंबर 1995 को गैट का अस्तित्व जो है समाप्त कर दिया गया था। और जो 1 जनवरी 1996 है इसका स्थान विश्व व्यापार संगठन को दे दिया गया था। तो गैट जो है इसको समाप्त कब किया गया? तो वर्ष 1995 में। इसका पूरा नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1969 में। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 16 जुलाई वर्ष 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन द्वारा नील आर्म स्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जूनियर ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। तो 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा, मतलब 4 दिन लगा था भाई। और अपोलो 11 जो है पहला कृत्रिम उपग्रह भी था जिससे जो मनुष्य चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। तो पहला कृत्रिम उपग्रह अपोलो 11 है, वर्ष 1969 में इसको लॉन्च किया गया। 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचा जिसमें एडविन एल्ड्रिन और इसके अलावा जो नील आर्मस्ट्रांग है ये शामिल थे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कोलकाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए औरंगजेब और फिदाई खां इन दोनों ने मिलकर के, यानी कि कहा जाए तो बादशाही निर्माण जो है, बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है लाहौर में किया गया। और ये जो है ये औरंगजेब के नेतृत्व में फिदाई खां द्वारा 1673 में करवाया गया था। तो किसके ने करवाया था? औरंगजेब ने। डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, ईरान इसका नहीं है। भारत, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये है। एक एटमॉस्फेयर जो है ये कितने पास्कल के बराबर होता है? ये या फिर कहा जाए एक वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ए आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल लेता है? जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलता है? राइट उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? 87 नंबर सवाल बताएंगे आप। करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% है। यानी कि समझिएगा बुध ग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% है। और इस सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध ही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो ये भी बुध ही है। और बुध का जो घनत्व तो ये 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर
पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो जो बुध ग्रह है इस पे वजन कितना हो जाएगा 14.3 किलोग्राम, यानी कि आपका डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। सवाल क्या कह रहा है कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है। 88 नंबर सवाल है। बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा संवहन, ऑप्शन है वो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवहन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्रोस्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। जोसेफ प्रोस्ट ने स्थिर अनुपात या फिर कहा जाए कि निश्चित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम का मतलब है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं, चाहे वो यौगिक की किसी भी विधि से प्राप्त किए गए हों, लेकिन वो एक निश्चित ही अनुपात में होंगे। तो जोसेफ प्रोस्ट ने इसको प्रतिपादित किया। बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए N2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, यानी नाइट्रोजन या फिर कहा जाए N2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो N आपका हो जाएगा 14 और 2 से आप गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन ये आपका हो जाएगा 28। ठीक है, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 28। ओके, और अगर आप इन 28 को 0.6 से गुना करेंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा 16.8 ग्राम। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.8। नेक्स्ट है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वह अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को जो अन्य से भिन्न है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट उत्तर हो जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं। कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ए आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर प्रोटोजोआ, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जो जीव है वो प्रोटोजोआ है, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, ये मांसल नलिकाएं होती हैं। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीली रोम होते हैं जो गलती से भी छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो ये आपका प्रीवियस में भी पूछा गया था ग्रुप डी वाले में। तो बिच्छू बूटी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर राइट सॉरी ए उत्तर राइट हो जाएगा बिच्छू बूटी। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए, ये क्या है भाई, के लिए पाला जाता है। यहाँ पे ये होना चाहिए था पाला जाता है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग नहीं मिस्टेक है अगर कहा जाए मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद रफ हो गया है। तो जो ये मतलब ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है वो है आपका अल्पाका। नाम क्या है इसका, पूरा नाम है अल्पाका। ठीक है, नेक्स्ट है ये, यहाँ से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। चलिए सही हो गया है। अगला सवाल है आपके सामने कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 98 नंबर सवाल है, डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा C++। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि कहा जाए तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक मध्य स्तरीय भाषा के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो डी उत्तर आपका हो जाएगा C++। UNEP का पूरा नाम क्या है। UNEP का पूरा नाम क्या है। यूनाइटेड नेशन से इन्वायरमेंट प्रोग्राम।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1972 यानी वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। मुख्यालय जो है केनिया की राजधानी नैरोबी में है। केनिया की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 100 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने कंप्लीट किया है ये आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 5 तक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता, देखिए जो भी मित्र अभी नए जुड़े हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर कहा जाए मेरे भाई उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है, जिसके साथ खास ऑफर है 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक। ये जो ई बुक है गाइस ये स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए है। अगर आप अभी इस ई बुक को लेते हैं तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। कहने का मतलब है दाम इसका 99 है, बट ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है अगर आप इस ई बुक को अभी लेते हैं तो। अदरवाइज बाद में तो भाई बात की बात है ना। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जीके वाले में तो जीके और ये जो साइंस की है और जो मैथ्स की, तीनों कंप्लीट आपको कंबाइनेशन मिल रहा है। जीके वाले में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा स्टैटिक जीके पूरी बेहतरीन मिलेगी। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अगर आप इसका डेमो पेज देखना चाहते हैं तो डेमो पेज भी देख सकते हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 8948667652 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहीं से आपको इस ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये ई बुक भी आपको यहीं से मिल पाएगी। तो 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी मात्र 39 की बेस्ट ऑफर के साथ, 60% डिस्काउंट के साथ। ये दोनों ई बुक आपको बिल्कुल साथ में मिलेगी, यानी इस रामबाण संग्रह के साथ ये 5000 से अधिक जीके की बूस्टर की जो ई बुक है ये बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो एक खास ऑफर अभी आपके लिए है। इस ई बुक का जो मतलब बेनिफिट है वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो गाइस अब आपके ऊपर है, आप इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला सवाल है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत की जो रैंक है ये कितनी प्रदान की गई थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 129वीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 129वीं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 39वीं रैंक दी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 39वीं रैंक दी गई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए उरुकबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, धर्मचक्र प्रवर्तन। ए उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय जो है तुलु राजवंश से संबंधित है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, तुलु राजवंश। देखिए इसकी स्थापना जो है तुलु वंश की ये वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी और विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ये तुलु राजवंश से ही संबंधित है। 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य पर शासन था। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ए नेशन इन मेकिंग। ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसने लिखा है? 65 नंबर सवाल है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है ये लिखा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा।
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने भारत विभाजन के नाम से पुस्तक लिखा है। जो एम.जी. रनाडे या फिर कहा जाए महादेव गोविंद रनाडे हैं, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के नाम से पुस्तक लिखा है। और जो जी.के. गोखले या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने केवल और केवल नेशन के नाम से पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है आपके सामने कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर। नागपुर के अधिवेशन में वर्ष 1920 में नागपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये सी विजय राघवाचार्य ने की थी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर, नागपुर का अधिवेशन। अगला है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी ये निर्देशित नहीं है। जबकि ग्राम पंचायतों का संवर्धन, समान नागरिक संहिता और मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध, ये तीनों जो हैं ये निर्देशित हैं। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राम पंचायतों का संवर्धन जो है ये आर्टिकल नंबर 40 में है। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल नंबर 44 में है। और मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध ये आर्टिकल नंबर 47 में है। और आप ये भी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप जानते ही हैं। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन आर्टिकल नंबर 360 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 इसके तहत राष्ट्रपति शासन या फिर राज्यों में आपातकाल, और अनुच्छेद 360 इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो 352, 356 और 360 ये तीनों जो है आपातकाल से ही संबंधित हैं। 359 आपका यहाँ पे गलत होगा। तो सी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी नहीं है। देखिए माउंट एटना, कोटोपाक्सी और जो माउंट वेसुवियस है ये जो है ये ज्वालामुखी हैं। माउंट एटना ये इटली का है, कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर का है, और जो माउंट वेसुवियस है ये इटली के ज्वालामुखी हैं। लेकिन जो माउंट ब्लैक ये है, ये माउंट ब्लैक आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो ये ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी नहीं, एक पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसे माउंट ब्लैंक से ही नाम से जाना जाता है, और ये फ्रांस में है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देश और उनकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देश और उनकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक, ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्ताना है या फिर नूर सुल्तान है। तो बिश्केक नहीं, यहाँ पे नूर सुल्तान होना चाहिए था। यहाँ पे राजधानी जो है ये क्या होनी चाहिए थी, नूर सुल्तान। ठीक है। लीबिया की त्रिपोली है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, बाहामास की नसाउ है, ये तीनों सही है। लेकिन ए आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे ये नूर सुल्तान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए नेवेली का तमिलनाडु है, ये बिल्कुल सही है। तालचेर का असम, ये गलत है। तालचेर का असम नहीं, तालचेर का उड़ीसा होना चाहिए था, असम नहीं, उड़ीसा। तालचेर का उड़ीसा। और जो पनकी है उत्तर प्रदेश, और कोरबा ये छत्तीसगढ़। ये तीनों कोरबा और लाहरा ये तीनों जो है ये छत्तीसगढ़ से ही है। पनकी, परीक्षा, ऊंचाहार ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम नहीं उड़ीसा होना चाहिए था तालचेर ताप विद्युत संयंत्र का।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? अब देखो, नकदी आरक्षित अनुपात CRR, SLR और बैंक दर, ये तीनों हैं, लेकिन जो GST है ये नहीं है। ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। GST जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 73 नंबर सवाल है। विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ये 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। तो विट्ठल भाई पटेल आपका राइट उत्तर होगा, बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जाट जटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? जाट जटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? 74 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, बिहार का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार का। असम के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, नागा, खेल गोपाल, कली गोपाल और कानोई, ये सब असम के ही हैं। छत्तीसगढ़ का जैसे गौरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवाड़ी, मेडामाती, कपालिका, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हो जाएंगे। और जो मध्य प्रदेश है इसका देख लीजिए, जैसे जवारा, मटकी, खाड़ा नाच, फुलपति, गिद्दा, गिद्दा होना चाहिए, गिद्दा नहीं, ठीक है, यहाँ पे गिरदा है, गिरदा। हाँ, गिद्दा जो है ये पंजाब का हो जाएगा। और सेला भदोनी, ये जो है ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य से संबंधित है? चेरियल चित्रकला ये किस राज्य से संबंधित है? 75 नंबर सवाल आप बताएंगे। सी उत्तर राइट हो जाएगा, तेलंगाना। चेरियल चित्रकला तेलंगाना से ही संबंधित है। कुछ ही इंपॉर्टेंट चित्रकला उनके संबंधित राज्य हैं, देख लीजिए, जैसे मधुबनी चित्रकला ये बिहार की है, वारली चित्रकला ये महाराष्ट्र से संबंधित है, पटचित्र चित्रकला ये उड़ीसा का है, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है, गोंड चित्रकला ये मध्य प्रदेश की है, और फण चित्रकला ये राजस्थान की है, और कालीघाट चित्रकला तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई बे रखा गया है? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्लेइंग इट माई बे ये जो पुस्तक है ये सचिन तेंदुलकर की है। 5 नवंबर 2014 को मुंबई में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, हार्पर ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्पर ली का नोबेल है। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? 78 नंबर सवाल आप बताएंगे। तो बताइए, भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 78 नंबर सवाल है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए, भारत गणराज्य का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर राइट उत्तर हो जाएगा। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। डी उत्तर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस समूह की ओर से दिए जाने वाला द रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये हो जाएगा डी उत्तर। जो इस पुरस्कार की शुरुआत है ये 2006 में की गई थी। कब? 2006 में की गई थी। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? एक बार एग्जाम में आया था, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? ये शायद यूपीपी के भी एग्जाम में आया है। तो यूनेस्को का जो पूरा नाम है यह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसकी स्थापना की गई। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, आप बताएंगे सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा रोहिणी, डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी। नेक्स्ट है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में। देखिए वर्ष 1984 में इसको स्थापित किया गया। मैत्री 1989 में स्थित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र तथा भारतीय जो है ये भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र बना। तो राइट उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में। सीडीएम का पूरा नाम क्या है। 83 नंबर सवाल है कि सीडीएम का पूरा नाम क्या है। सीडीएम यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये जो है सीडीएम का पूरा नाम है। ए उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ विकास तंत्र यानी इसे कहते हैं सीडीएम। क्योटो प्रोटोकॉल यानी आईपीसी 2007 के अनुच्छेद 12 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। ए उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम बताइए। आलम आरा। आलम आरा जो है भारत की पहली सावक या फिर कहा जाए बोलती फिल्म है। निर्देशन जो है अर्देशीर ईरानी के माध्यम से किया गया था और इसका प्रकाशन जो है वर्ष 1931 में किया गया। आलम आरा नाम है। बी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य अभिनेता के रूप में मास्टर विट्ठल और नायिका जो है जुबैदा, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। दादा साहेब फाल्के ने वर्ष 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म का निर्माण किया था, लेकिन ये एक मूक फिल्म थी जो 3 मई 1913 को रिलीज की गई थी। तो राजा हरिश्चंद्र ये मूक फिल्म थी, लेकिन बोलती फिल्म जो पहली थी वो आलम आरा थी। 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा संवेग। गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। F=ma। ये हो जाएगा। तो डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख लीजिए फॉर्मूला, केवल इसका ध्यान रखिएगा, बहुत लंबा इसका डेरिवेशन है, लेकिन देख लीजिए। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रहों की कालावधि जो है किसके समानुपाती होगी। इसका एक सीधा सा फंडामेंटल याद रखिएगा कि Rn+1/2, ये हो जाएगा सी उत्तर। अगला है आपके सामने कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों। इसका एक मेन कारण है कि ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया था। 89 नंबर सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, डाल्टन ने बताया था। तो ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई। तो परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। सी आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा परमाणु नाभिक। अगला है कि एक विलयन का pH 3 है जबकि pH 6 तक परिवर्तित होता है, तो H+ आयन की सांद्रता जो है कैसी होगी। सही उत्तर हो जाएगा 1000 गुना घट जाएगी। डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 गुना घट। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं। किसी पादप में मोटी भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं। 92 नंबर उसकी फ्लोएम में मिलेंगी। डी उत्तर राइट हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो एक कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभावी संभाविनी ऊतक होते हैं। इसका जो फ्लोएम है ये सिग्नलिंग अणुओं के मार्ग भी होते हैं, है ना, और पौधे के शरीर में एक संरचनात्मक कार्य भी करते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। खनिज का जो संचरण है वो फ्लोएम ही करता है। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, प्राणी जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति का विकास जो है कैरोलस लिनियस ने ही किया था। आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। और मेटाजोआ जो है प्राणी जगत के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया गया है। तो बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क का। अगला है कि बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद होते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, इन पादपों के अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक घ्राण सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक घ्राण सूचक है? वनीला घ्राण सूचक। वनीला घ्राण सूचक राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, वनीला घ्राण सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। और वनीला घ्राण सूचक जो है ये इसी का एक उदाहरण है। तो सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। बिल गेट्स ने वर्ष 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को से संस्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल जी एलन के साथ। डी उत्तर राइट हो जाएगा, पॉल जी एलन के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया जो है ये डिबगिंग कहलाती है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, डिबगिंग। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, डिबगिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM की विशेषता नहीं है? 99 नंबर सवाल है। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1988 के तहत इसको शुरुआत किया गया था। ये केंद्र सरकार की पहल है। तो ये आपका ये गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के संदर्भ में या फिर भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी प्रजाति और श्रेणी वाला युग्म कौन सा सही है? देखिए, ग्रेट हॉर्नबिल ये असुरक्षित है, ये बिल्कुल सही है। असुरक्षित है, ये बिल्कुल सही। ग्रेट हॉर्नबिल जो है केरल का एक राजकीय पक्षी है। और ग्रेट हॉर्नबिल व्यापक रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भारत की जो 9 प्रजातियां हैं उसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, केरल के जो अलावा है पश्चिमी घाट, वहाँ पे भी पाया जाता है। और जंगलों की अधिक कटाई के कारण इसका निवास स्थल जो है खतरे में आ गया है। तो ये असुरक्षित की श्रेणी में ही आ गए हैं। तो ये असुरक्षित है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 100 का आपका ए आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे जो कंप्लीट किया गया प्रैक्टिस सेट 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं कंप्लीट करूँगा वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो लगातार ये प्रैक्टिस सेट 7 तक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं मेरे भाई। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं कि इतनी कंजूसपन आपका अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियो को एक बार लाइक तो कर दिया करो दोस्त। लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं, बस 1 सेकंड का काम है। आप लाइक कर दोगे, मुझे अंदर से ऊर्जा मिल जाएगी, मैं आपको और भी बेहतरीन क्लासेस दे पाऊंगा। तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की तरफ। चलिए, पहला सवाल है कि 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो इस रेमल जो नाम है किस देश ने दिया था? तो ये ओमान ने दिया था। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला है कि मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया? मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी, आंद्रेज प्लेंकोविक को। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, आंद्रेज प्लेंकोविक। नेक्स्ट है कि बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, इंडोनेशिया में है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, रामानुजाचार्य। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य भी लिखा है जिसे श्री भाष्य भी कहा जाता है। मई 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कहाँ के नवाब थे? सही उत्तर हो जाएगा अवध। देखिए, 1857 की क्रांति में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह किया था।
1857 की कुछ विद्रोह और उनके प्रमुख स्थलकर्ता या फिर कहा जाए उनके नेतृत्व करता है, वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली का जो नेतृत्व है ये किया गया था बहादुर शाह जफर द्वारा। लखनऊ और अवध का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और जो कानपुर का नेतृत्व है नाना साहेब, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद या फिर कहा जाए प्रयागराज का नेतृत्व तो ये लियाकत अली खान के द्वारा किया गया था। तो हमसे पूछा गया था ये जो उत्तर ये सी वाला आपका परफेक्ट होगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद या फिर कहा जाए प्रयागराज में की थी। और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोगी की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोगी की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? 67 नंबर सवाल आप बताएंगे। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति या कहा जाए सब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को संविधान की प्रावधानों में उल्लंघन पर हटाने के लिए किया जाता है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों से मिलकर के बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। 69 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर पश्चिमी विक्षोभ। ए आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्योंग यांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? प्योंग यांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? देखो समझने की कोशिश करिएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंग यांग ही है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। प्योंग यांग ये उत्तर कोरिया की है और दक्षिण कोरिया है इसकी सियोल राजधानी है। दक्षिण कोरिया की सियोल है, कंबोडिया की नामपेन है और वियतनाम की हनोई है। इसके अलावा जैसे कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, यमन का तुसाना, फिजी की सुवा, ये कुछ प्रमुख राजधानियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है। गलत जोड़ी का चयन करें, रेलवे जोन उनके मुख्यालय दिए गए हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। इसका उत्तर आप बताएंगे। 71 नंबर सवाल है। देखिए जो पश्चिम मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय जबलपुर में है, पूर्वी केंद्र का मुख्यालय हाजीपुर में है, उत्तर केंद्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो ये गलत है आपका, ये गोरखपुर नहीं होना चाहिए था। और दक्षिण केंद्र का मुख्यालय ये सिकंदराबाद में है, ये सही है। तो उत्तर केंद्र का मुख्यालय जो है प्रयागराज में है। ये कहाँ पर है? ये आपका प्रयागराज में है। तो ये प्रयागराज होना चाहिए। अगला है कि CIBIL का पूरा नाम क्या है? CIBIL का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ये जो है भारत की पहली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है। स्थापना जो है ये अगस्त सन 2000 में की गई थी। इसकी स्थापना अगस्त सन 2000 में की गई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एसोचैम का पूरा नाम क्या है? या फिर एसोचैम का पूरा नाम क्या है? 73 नंबर सवाल। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये एसोचैम का पूरा नाम है, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये जो है आपका ये एसोचैम का पूरा नाम है। स्थापना जो है एसोचैम की ये वर्ष 1920 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हुली वेश जो है कहाँ के तटीय क्षेत्र में से एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर कर्नाटक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। देखिए हुली वेश जो है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि वहाँ के युवाओं द्वारा हिंदू देवी माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। और बाघ को शुभ पशु भी इसी में माना जाता है। मुखौटा लगा करके नृत्य ये किया जाता है। सी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनपा जनजाति द्वारा। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, मोनपा जनजाति। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 76 नंबर सवाल आप बताएंगे। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसमें अबुल कलाम की पुस्तक देख लीजिए, जैसे इंडिया विंस फ्रीडम, और गुबार ए खातिर, ये इंपॉर्टेंट है। गुबार ए खातिर जो पुस्तक है ये अबुल कलाम आज़ाद की ही है। इंदिरा गांधी की पुस्तक जैसे कहा जाए तो इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ, ये पुस्तक इंदिरा गांधी की है। जवाहरलाल नेहरू की तो एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज, ये पुस्तकें जो हैं जवाहरलाल नेहरू की हैं। अगला है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे। 77 नंबर सवाल है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका प्लेटो। अगला है आपके सामने कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 78 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। 4 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता पहले भारतीय का नाम बताएं। 79 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। देखिए पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये वर्ष 1917, इसकी शुरुआत पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार ये पुलित्जर पुरस्कार है, और 1937 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका गोविंद बिहारी लाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल और उनके स्थान दिए गए हैं, तो इसमें से गलत कौन सा है? देखिए एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में, ये पहला ही गलत है क्योंकि ये कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र में है, तो ये पहला आपका गलत है। पहला ही आपका यहाँ पे जो है सम्मिलित नहीं है, तो पहला ही राइट होगा। जबकि सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये तीनों सही है। तो पहला ही आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। अगला है कि दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, इनमें से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? 81 नंबर सवाल है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो हैं दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और रूस की निवासी थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर। जो स्वेतलाना सेविस्त्काय हैं ये दूसरी रूसी अंतरिक्ष यात्री थी, तो हमसे पहला पूछा गया था, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। अगला है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप बताएंगे। 82 नंबर सवाल है। देखिए भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जिसमें कर्नाटक में सबसे अधिक यानी लगभग 70% जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु आपका राइट उत्तर होगा। बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय भी है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का। वर्ष 1942 में इसका जो है गठन किया गया था, तो इसका बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? 83 नंबर सवाल आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, संग्रहालय के रूप में काम करता है। ये जो मतलब संग्रहालय कर्जन द्वारा 1899 में बनवाया गया था, तो डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे ये गीत किसने लिखा था? 84 नंबर आप बताएंगे। तो एकला चलो रे एक बंगाली देशभक्ति गीत है, वर्ष 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1905 में। भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था? तो ये भी इन्होंने ही लिखा था। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में नोबेल पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका है। अगला है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग जो है गाड़ियों में किसे मापने के लिए किया जाता है? 85 नंबर सवाल आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग जो है दूरी मापने के लिए और स्पीडोमीटर का उपयोग गति मापने के लिए। तो यहाँ पे आपका बी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है?
बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के पहले नियम, बी उत्तर राइट हो जाएगा, न्यूटन के गति के पहले नियम। यानी यदि कोई वस्तु विराम में अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर वह कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा? तो गुरुत्वाकर्षण सबसे कम कहाँ पर होता है? सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी भी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड में होने वाली पृथ्वी को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो भूमध्य रेखा पर जो मान है ये सबसे कम होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख क्या होगा? तो इसका समय आरेख जो है किस तरीके से बनेगा? डी उत्तर की तरह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तर। अगला सवाल आपके सामने है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अणु। परमाणु जो है दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंध द्वारा जुड़ करके अणु बनाते हैं। तो ए उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग जो पहली बार है किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन। पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो सी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड किरणें वैक्यूम ट्यूब में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की एक धारा होती हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? देखिए मिथाइल ऑरेंज फिनॉल्फ्थेलीन और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इन तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इओसिन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इओसिन एक कोशिका द्रव्य है जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? 92 नंबर सवाल है। देखिए मेरिस्मेटिक ऊतक जो है पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, ये पौधों में पाया जाता है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। ये पशु ऊतक नहीं है, पौधे का ऊतक है। मेरिस्मेटिक ऊतक जो है ये पौधे के ऊतक के प्रकार है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मूकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मूकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती हैं। तो हड्डी जो है किससे बनी होती है? 94 नंबर सवाल आप बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, कैल्शियम और फास्फोरस से। अगला है कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ये किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ये किस पौधे का वास्तविक नाम है? तो ये सरसों का वास्तविक नाम है। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मक्के का वास्तविक जो वानस्पतिक नाम है जिया मेज है। जो कुट्टू का वानस्पतिक नाम है ये फागोपाइरम एस्कुलेंटम है। और जो सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कीट प्रतिरोधी बनाना। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कीट प्रतिरोधी बनाना। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट करेक्टन रिकॉग्निशन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, इंटेलिजेंट करेक्टन रिकॉग्निशन। अगला है कि किसने लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था? लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार, देखो लाइनेक्स पीसी के लिए बनाया गया एक मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका विकास जो है नेटवर्किंग प्रयोग के लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है, या फिर आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो मैं कंप्लीट करूँगा वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। लेकिन मेरे भाई उसके पहले आपने लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 8।